नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 3 जून 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे तो कश्मीरी पंडित्स जो कि मूव कर रहे हैं कश्मीर वैली से, डिमांड कर रहे हैं। सरकार का बोलना है कि सरकार इस चीज के फेवर में नहीं है कि कश्मीरी पंडित्स वैली छोड़ के जाए। इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स भेजे हैं काबुल तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए। इसके बारे में बात करेंगे। फिर भाई, एनजीटी का डिसीजन और हाई कोर्ट का डिसीजन, इसमें ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो हाई कोर्ट का डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोला है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ये देखेंगे, यहां पे न्यूज है। फिर 86,912 करोड़ रुपीस केंद्र की सरकार ने एस जीएसटी ड्यूज रिलीज किए हैं स्टेट्स को। माइनॉरिटीज इन इंडिया के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं 2021 में, इसकी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है, सरकारी रिपोर्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया कंटेंट के ऊपर एक एपेलेट पैनल प्रपोज कर रही है सरकार, इसके बारे में बात करेंगे। और अस्त्रा मिसाइल के रिस्पेक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को एक ऑर्डर प्लेस किया है, ये बात करेंगे। तो इतनी वीडियो हम डिस्कस करने वाले दोस्तों। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, परवेजिव। परवेजिव मतलब पेनिट्रेटिंग, परवेडिंग, प्रेवलेंट। परवेजिव मतलब भाई कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में है, वो प्रेजेंट है, प्रेवलेंट है, ठीक है ना, मौजूद है। जैसे रेसिज्म इज परवेसिव एंड इंट्रेंस्ड इन अवर सोसाइटी, तो यूएस के रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हो कि हाँ भाई, यूएस में रेसिज्म परवेसिव है, व्हाइट और ब्लैक के बीच का विवाद है। परवेसिव मतलब प्रेजेंट है, प्रेवलेंट है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन है दोस्तों। चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ साथ साथ लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हो सके दोस्तों तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें, और सुपर थैंक्स नहीं दबा सकते हैं ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। दोनों ही चीजों का लिंक लाइक बटन के बगल में दिया, और लाइक और शेयर करके दोस्तों वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाएं। आपके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ कवर ना की गई हो, या फिर मैंने ना बताया हो और उस न्यूज से रिलेटेड आपको पता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो ताकि बाकी लोग पढ़ के जान पाए। पहली न्यूज, केंद्र की सरकार इस बात के फेवर में नहीं है कि कश्मीरी पंडित वैली छोड़ के जाए। और इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखिए तो रिसेंटली ही यहां पे एक मीटिंग हुई है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब मिले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से, और सेक्रेटरी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सामंत गोयल साहब से, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब एएस राजन साहब के साथ। और इसके बाद यहां पे बैठ के बातचीत की गई है कि 1990s वाली सिचुएशन को हमें अवॉइड करना है, जब 1990s में बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित और हिंदूज कश्मीरी वैली छोड़ के चले गए थे, कुछ ऐसा ही यहां दोबारा होता न नजर आए। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल रिहैबिलिटेशन पैकेज 2008 जो कि कांग्रेस के समय पे आया था, उसके चलते बहुत सारे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज को कश्मीर वैली में रिहैबिलिटेट किया गया था। बीजेपी की सरकार में भी ये रिहैबिलिटेशन चलता रहा। अब वो कश्मीरी पंडित छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि टारगेट तरीके से उनको यहां पे अटैक किया जा रहा है। और इस रिस्पेक्ट में देखिए, तो रिसेंटली जब राहुल भट्ट जो कि कश्मीरी पंडित थे, इनको मारा गया, तो 12 मई के बाद से ये प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हो गए हैं कि भाई हमें यहां से निकल के जाने दिया जाए। सरकार नहीं चाहती कि भाई हिंदू और कश्मीरी पंडित जाएं। 1 जून को एक हिंदू टीचर रजनी बाला को मार दिया गया। 2 जून को कल एक बैंक एम्प्लॉय राजस्थान के थे विजय कुमार, इनको मार दिया गया। एक बिहार के लेबर को मारा गया है, और इस प्रकार की किलिंग्स चालू है। 18 कश्मीरी पंडित और हिंदूज को मारा जा चुका है सिंस अगस्त 2019, जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया। पहले तो ये लोग आर्मी के ऊपर अटैक करते थे, जब आर्मी अपनी लेवल पे उतरी तो ऑब्वियस सी बात है, मिलिटेंट को समझ में आ गया कि भाई आर्मी से तो पंगा ले नहीं पाएंगे, तो अब इन्होंने निहत्थे लोगों को मारना यहां पे शुरू कर दिया। अब इस प्रकार के मारने से क्या आर्मी कश्मीर वैली से निकल जाएगी? तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं निकलने वाली है। इस प्रकार के अटैक से जो आर्म्ड फोर्सेस की एक्टिविटी है कश्मीर वैली में, वो बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली है। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राज्यसभा में 9 फरवरी को बोला कि 610 कश्मीरी पंडित्स को जम्मू एंड कश्मीर में रिस्टोर कर दिया गया है पिछले 5 सालों में। फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसी, उनका ये भी बताना है कि भाई पाकिस्तान की साइड से पिछले 6 महीनों में बहुत सारे वेपन्स इंडिया के अंदर लाए गए हैं, बहुत सारे ड्रोन्स और टनल्स के थ्रू। इनफैक्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पिछले 18 महीनों में ऐसे 5 टनल्स ढूंढे हैं। तो ओवरऑल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो यहाँ पे इंक्वायरी के थ्रू ये पता करने की कोशिश कर रही है कि कैसे वेपन्स पाकिस्तानी साइड से इंडिया की तरफ आ रहे हैं। ओवरऑल इन सब चीजों के बारे में जो एडमिनिस्ट्रेशन है ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। लेट्स सी क्या होता है। जिस पेपर 2 और 3 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, टेररिज्म के रिस्पेक्ट में भी ये न्यूज काम की है। एपलेट पैनल ऑन सोशल मीडिया कंटेंट प्रपोज। देखिए, सरकार ने एक नया पैनल यहां पे प्रपोज किया है। इस पैनल के पास ताकत क्या होगी कि फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, ये जो भी अपना ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, वो ग्रीवेंस ऑफिसर जो भी डिसीजन लेता है, उस डिसीजन के अगेंस्ट अगर अपील जानी है, तो वो अपील इस नए पैनल के पास जाएगी। इसलिए आईटी रूल्स 2021 जो कि केंद्र की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट किए थे, इसमें कुछ ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं। और इस ड्राफ्ट अमेंडमेंट के तहत ग्रीवेंस एपेलेट कमिटीज अपॉइंट की जाएंगी।
और ये कमिटीज किस बात के ऊपर इंक्वायरी करेंगी? ये बोलेंगी कि भाई देखिए, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनका ग्रीवेंस ऑफिसर जो भी डिसीजन ले रहा है, उस डिसीजन के अगेंस्ट अगर अपील जानी है, तो वो अपील इन ग्रीवेंस अपीलेट कमिटीज के पास जाएगी। और ये ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी ग्रीवेंस ऑफिसर के रिजल्ट को ओवरटर्न भी कर सकता है। ठीक है ना भाई? ये जो ड्राफ्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी की वेबसाइट पे पुटअप किया गया था, और 22 जून 2022 तक आप इसके ऊपर अपने खुद के कमेंट दे सकते हैं कि हाँ भाई, आप क्या सोचते हैं, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब इस कंटेक्स्ट में देखा जाए ये किया क्यों जा रहा है, तो देखिए रिसेंटली ही ट्विटर के रिस्पेक्ट में काफी कंट्रोवर्सी उठी थी। ट्विटर ने बहुत सारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया, जिसमें न्यूज वेबसाइट्स थी, एक्टर्स थे, पॉलिटिकल वर्कर्स थे, ब्लॉगर्स थे जो कि फार्मर के सपोर्ट में लिख रहे थे। उसमें बहुत सारे अकाउंट्स को फिर रिस्टोर भी किया गया। फिर बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनके अकाउंट के सामने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया, तो इस बात को लेके बीजेपी ने भी यहां पे क्रिटिसिज्म व्यक्त किया। तो कुल मिला के रिसेंटली ट्विटर ने जो भी एक्टिविटीज की हैं, अकाउंट ब्लॉक किए हैं या फिर नहीं ब्लॉक किए हैं, मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया है नहीं लगाया है, ठीक है, तो इन सब चीजों के रिस्पेक्ट में ये डिसीजंस कौन ले रहा है? तो ट्विटर का ग्रीवेंस ऑफिसर ले रहा है। इस ग्रीवेंस ऑफिसर के अगेंस्ट आपको अपील करनी है, तो वो अपील जाके आप किसके पास कर सकते हैं? ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी, जो कि नए नियम कानूनों के अंदर लाई जाएगी। अभी ये नए नियम कानून ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं किए गए हैं। 22 जून 2022 तक पब्लिक से इनपुट लिया जाएगा और बाद में नियम कानूनों को इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है डिसाइड किया जाएगा। ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी को आप अपनी अपील लेके जा सकते हो ग्रीवेंस ऑफिसर के डिसीजन के 30 दिन के अंदर। मतलब ग्रीवेंस ऑफिसर ने डिसीजन दिया, डिसीजन सर्व किया, आपको डिसीजन का सर्व नोटिस मिला, उसके 30 दिन के अंदर आप ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी के पास जा सकते हैं। ये 30 दिन के अंदर अपील को फाइनली डिस्पोज ऑफ कर देगा और ओवरऑल क्या करना है क्या नहीं करना है इस चीज के ऊपर डिसीजन ले लिया जाएगा। क्योंकि इंटरनेट एक्सेस आगे आने वाले समय में इंडिया में बढ़ रहा है, तो आईटी रूल्स को भी समय समय पे यहां पे रिफॉर्म होना पड़ेगा। तो रिफॉर्मेशन की आप एक एक्सरसाइज समझ सकते हो, आईटी रूल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएट एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल 2021, ये 26 मई 2021 को इफेक्ट में आए थे। इन्होंने व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के लिए ये मैंडेटरी कर दिया कि आप बताइए कि अनलॉफुल मैसेजेस का ओरिजिनेटर कौन है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर अगर कोई गलत मैसेज है तो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में उसके ऊपर एक्शन लेना है। इसके लिए ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म होना चाहिए, जिसके चलते प्लेटफॉर्म्स ग्रीवेंस और ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। ये ग्रीवेंस ऑफिसर के अगेंस्ट जो डिस्कशन होगा, जो डिसीजन होगा, वो जा सकता है किसके पास? ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी के पास, जो कि अभी नए नियम कानूनों के अंदर प्रपोज्ड है कि बनाई जाएगी। जीएस पेपर 3 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन एंड अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी में न्यूज काम आएगी। फिर अगली न्यूज है, भाई इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स भेजे हैं काबुल में बातचीत के लिए। किसके साथ? तालिबान के साथ। देखिए, तालिबान के साथ लंबे समय से इंडिया की बातचीत बंद है। जब से ओवरऑल 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया, तब से इंडिया ने ओवरऑल आप कह सकते हो कि अपनी एम्बेसी निकाल ली अफगानिस्तान के अंदर। तो इंडिया की तरफ से टीम ऑफ सीनियर डिप्लोमेट्स गई अफगानिस्तान के अंदर। जब से ये तालिबान का कब्जा हुआ है काबुल में, तब से पहली बार ऐसी हुआ है कि इंडियन टीम जा रही है बातचीत के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंसमेंट किया और टीम को लीड कर रहे हैं जेपी सिंह साहब, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डिवीजन में। तो ये जाके तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बातचीत करेंगे, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काम कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, उसके साथ बातचीत करेंगे। जो जो भी भारत सरकार अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा और प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रही थी अफगानिस्तान में, उन जगहों पे भी जाएंगे ये एग्जीक्यूटिव्स और जाके बातचीत करेंगे। इंडिया ने अपनी एम्बेसी काबुल में और अपने कंसुलेट्स कांदाहार और मजार शरीफ दोनों में बंद कर दिए थे। हो सकता है इस चीज के ऊपर भी बातचीत हो कि या इनको खोलना है या नहीं खोलना है। इंडिया ने अब तक तालिबान के एडमिनिस्ट्रेशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बहुत स्लोली तरीके से रिकॉग्नाइज कर रही है। तो इस कंटेक्स्ट में भारत सरकार की विजिट इंपॉर्टेंट हो जाती है। हो सकता है कि कुछ बाइलेटरल डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स यहां पे स्टार्ट हो, और ये पर्टिकुलर विजिट चाइना और पाकिस्तान को टेंशन देगी। चाइना और पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत लगा देंगे इंडिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में न होने के लिए, जबकि तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स भी कुछ हद तक चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ इंगेज करें। क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बेसिस पे इंडिया ऑलरेडी 20,000 मेट्रिक टन व्हीट, 13 टन मेडिसिन, 5 लाख डोजेस कोविड 19 की भेज चुका है। इनफैक्ट 1 मिलियन डोजेस कोविड 19 की तो हमने ईरान में भेजी है, क्योंकि ईरान में बहुत सारे अफगानी रिफ्यूजीज रुके हुए हैं। तो भाई, अफगानिस्तान के लोगों के अंदर इंडिया की एक बड़ी पॉजिटिव इमेज है। तो तालिबान कहीं ना कहीं अगर एक्सेप्टेबिलिटी जाता है तो इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते करने की कोशिश करेगा। अब कितना वो करना चाहते हैं अच्छे रिश्ते, किस हद तक इंडिया एंगेज करने के लिए तैयार है, ये तो भाई इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। हुआ क्या है? हुआ यह है कि विशाखापट्टनम में
ऋषिकोंडा हिल्स के ऊपर थोड़ा कंस्ट्रक्शन चलना है। पहले वहां पे एक होटल था, होटल को तोड़ दिया गया, वहां पे एक प्लेन इलाका है, तो कुछ पर्टिकुलर इलाके में यहां पे कंस्ट्रक्शन चलाने की कोशिश की किसने? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। इस बात को लेकर मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सॉरी हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ने ओवरऑल कुछ हद तक कंस्ट्रक्शन की परमिशन दी। लेकिन बीच में क्या हुआ कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे के रघु रामकृष्ण राजू, ये पहुंच गए एनजीटी के पास, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास, और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जाके बोला कि भाई कोस्टल रेगुलेशन जोन्स वायलेट हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से ऋषिकोंडा हिल्स के ऊपर। और नेशनल प्रोडक्ट ग्रीन ट्राइब्यूनल ने यहां पे ऑर्डर इशू कर दिया कि नहीं भाई, ये कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, इस कंस्ट्रक्शन को आपको रोकना है। मतलब कि एनजीटी का डिसीजन यहां पे क्या बोल रहा था कि ऋषिकोंडा हिल्स के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है इसको रोक दो। हाई कोर्ट का डिसीजन कुछ और बोल रहा है। तो इस बात को लेके आंध्र प्रदेश की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट से जाके बोला कि भाई बाप ये क्या हो रहा है, हाई कोर्ट अलग बोल रहा है, एनजीटी अलग बोल रहा है, हम क्या करें? तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई और हीमा कोहली जी ने यहां पे स्टेटमेंट दिया है कि देखिए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक ट्राइब्यूनल है, जुडिशियल अथॉरिटी है, नो डाउट, लेकिन हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। और चूंकि एक हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो एक स्टैट्यूटरी ट्राइब्यूनल का डिसीजन हाई कोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का डिसीजन हमेशा एक स्टैट्यूटरी ट्राइब्यूनल से ज्यादा होगा। मतलब हाई कोर्ट ने यहां पे जो डिसीजन दिया है वो सर्वे सर्वा है, एनजीटी के डिसीजन को यहां नहीं माना जा सकता है। एनजीटी सबऑर्डिनेट है हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में, इसलिए एनजीटी को यहां पे हाई कोर्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट डिसीजन नहीं देना चाहिए था। और रही बात एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में, तो एनवायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन को डेवलपमेंट के साथ बैलेंस करने की जरूरत है, और इस कंटेक्स्ट में ऑलरेडी हाईकोर्ट यहां पे एडजुडिकेशन कर रहा था, एनजीटी को बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं थी। आपके लिए इस न्यूज में केवल इतना इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंस यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की वैल्यू एक स्टैट्यूटरी ट्राइब्यूनल से ज्यादा है, और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक स्टैट्यूटरी ट्राइब्यूनल है। बताइए कौन से एक्ट के थ्रू बना है? और हाई कोर्ट तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन से बनाए, तो हाई कोर्ट के डिसीजंस एनजीटी के ऊपर इंपॉर्टेंस रखेंगे। बस यही न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, याद रखिए, जिस बेटू जुडिशरी में न्यूज काम आएगी। फिर भाई यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई है, अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज इन इंडिया थ्रू आउट 2021, और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला है कि भाई इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम 2021 में इंडिया में वायलेट हुई है। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के ऊपर अटैक हुए, असॉल्ट हुए, इंटिमिडेट किया गया इनको। इस रिपोर्ट को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन साहब ने फॉगी बॉटम हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट में रिलीज किया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ इंडिया की माइनॉरिटीज के रिस्पेक्ट में बात की, पूरी दुनिया की माइनॉरिटीज के रिस्पेक्ट में बात की, लेकिन ओवरऑल इस रिपोर्ट में भारतीय मीडिया में जो कवर किया गया, भारत के वेरियस जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो यू नो सामने रखा गया था, उसी को इस रिपोर्ट में रीइटरेट किया गया है। बोला गया है कि हाँ भाई, टारगेटेड तरीके से यहाँ पे मुस्लिम्स को टारगेट किया गया है, माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया है, काउ विजिलेंटिज्म किया गया है, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंटल रिस्पॉन्स क्या आया है इसके बारे में ज्यादा कुछ यहाँ पे रिपोर्ट में नहीं बोला गया है। मतलब बेसिकली इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में देखिए यूएस ने किया क्या है कि जो ये लोग माइनॉरिटीज के ऊपर और ओवरऑल टारगेटेड जो मतलब माइनॉरिटीज के खिलाफ पूरी दुनिया में इनजस्टिस होता है, और जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर हर साल कांग्रेस को जो रिपोर्ट देता है, अब इसमें पूरी तरीके से इंडिया के ऊपर शांत रहते तो यूएस को क्रिटिसाइज किया जाता। तो यूएस ने दबे शब्दों में इंडिया की यहां पे बुराई भी कर दी है, और सरकार के अगेंस्ट ओपनली कुछ बोला भी नहीं। ये बेसिकली यहां पे किया है यूएस ने। क्योंकि देखिए, अगर यूएस यहां पे बुराई नहीं करता तो भाई वो इम्पार्शियल पाया जाता है यहाँ पे कि भाई ये तो इंडिया की तरफ प्रो नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ही इंडिया की बुराई नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा दबे शब्दों में बुराई कर दी और ओपनली सरकार के अगेंस्ट कुछ बोला भी नहीं। हालांकि एक बड़ी ही अलग चीज को यहां पे पॉइंट आउट किया है यूएस की इस रिपोर्ट ने। जुलाई में जो आरएसएस के चीफ हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत साहब, इनको बीजेपी का मतलब देखिए, बीजेपी और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो सेम पाई जाती है। इनफैक्ट जो हमारे मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, ये भी कहीं ना कहीं आरएसएस के थ्रू ही बीजेपी के अंदर आए हैं। तो इस कंटेक्स्ट में आरएसएस की जो चीफ है मोहन भागवत साहब, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एक भाषण दिया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि भाई देखिए, इंडिया के अंदर जो हिंदूज हैं और जो मुस्लिम्स हैं उनका सेम डीएनए है, और इनको धर्म से अलग नहीं करना चाहिए। कुछ हद तक भागवत साहब ने ये बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि देखिए, इस्लाम धर्म की जब एंट्री हुई इंडिया के अंदर, उससे पहले तो यहाँ पे हिंदू धर्म को ही फॉलो किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब पे, अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। तो भले ही आज की डेट में हिंदू धर्म अलग है, मुस्लिम धर्म अलग है, लेकिन जो लोग हैं उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, जो डीएनए है, वो तो सेम ही है। इसमें तो कुछ गलत उन्होंने बोला नहीं। उसके बाद यहाँ पे भागवत साहब ने यह भी बोला कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स को इंडिया में डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग नॉन हिंदूज को मार रहे हैं काऊ के नाम पे, काऊ स्लॉटर के नाम पे, वो खुद हिंदूज नहीं है। तो इस प्रकार के बहुत ही आप कह सकते हो
अच्छे स्टेटमेंट मोहन भागवत साहब ने दिए थे, तो इन स्टेटमेंट्स को भी यहां पे पॉइंट आउट किया गया है। क्योंकि इंडिया के अंदर आरएसएस को एक बड़ी ही निगेटिव लाइमलाइट में दिखाने की कोशिश की जाती है। ऐसा दिखाया जाता है आरएसएस को कि भाई आरएसएस अलग अलग राज्य की पॉलिटिक्स के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़े कराना चाहती है, पॉलिटिक्स के आधार पर आरएसएस बीजेपी को मदद कर रही है वोट बैंक खींचने में, इस प्रकार की बहुत सी आइडियोलॉजी है। जबकि यहाँ पे जो इनके चीफ है मोहन भागवत, इनका जो स्टेटमेंट है ये कुछ और ही बताता है। तो इस पर्टिकुलर बात को भी रिपोर्ट में कोट किया गया। फिर भाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है जो इंडिया का, जिसके चलते जो भी लाइसेंसेस सस्पेंड किए गए हैं, उसमें बहुत से फेथ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। देखिए इंडिया के अंदर जो एनजीओज हैं, उसमें से कुछ एनजीओज का एक रिलीजियस कैरेक्टर है। समझ गए बात को? तो एफसीआरए में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, अगर इसकी बात की जाए तो इसका उदय हुआ था 1976 में इमरजेंसी के दौरान। उस समय पे इंदिरा गांधी जी की सरकार को लगा कि जो फॉरेन पावर्स हैं वो गलत तरीके से इंडिया के अंदर फंडिंग करके इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो एफसीआरए के थ्रू फॉरेन फंड्स को इंडिया के अंदर आने में रेगुलेट किया गया। इस पर्टिकुलर एक्ट को 2010 में अमेंड किया गया और 2020 में भी सरकार ने अमेंड किया। अब 2020 के बाद से एनजीओस के लिए काफी मुश्किल हो गया है इंडिया के अंदर फॉरेन डोनेशन रिसीव कर पाना। तो इलेक्शन में जर्नलिस्टों के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के द्वारा, मीडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के द्वारा, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टीज और उनके ऑफिस बेरर्स, इनके द्वारा एफसीआरए के अंदर बाहर से इंडिविजुअल बेसिस पे पैसा आ पाना ये बहुत मुश्किल हो गया। एफसीआरए के अंदर आप अलाउड नहीं, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो पैसा लेने के लिए। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी, देखिए ये एक चीज है, पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग फॉरेन सोर्सेस से हो सकती है, इस बात को एक्सेम्पशन दिया गया है एफसीआरए में। तो इस बात को लेके कहीं ना कहीं सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है, कुछ हद तक क्रिटिसाइजमेंट सही है। बाकी जगहों पे अगर आप देखेंगे, तो अगर आप एक एनजीओ हैं और आपको फॉरेन से मदद चाहिए, तो बहुत सारे नियम कानून बनाए गए, जैसे कि आपकी मेन ब्रांच एसबीआई के अंदर होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि बड़े एनजीओ के पास करोड़ों आ जाते थे, फिर वो छोटे छोटे बेसिस पे छोटे छोटे एनजीओ में पैसा बांटते थे। इन सब चीजों को कहीं ना कहीं रोक दिया गया है सरकार के द्वारा। तो इस पर्टिकुलर चीज को भी कोड किया गया इस रिपोर्ट में, और ऐसा बताया गया कि जो फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ के अंदर जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वाली कैटेगरी आती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए जितना पैसा मंगाते हैं बाहर से, उसके ऊपर भी थोड़ी रोक लगाई गई है। फिर ऐसा बताया गया कि लगभग 5789, 5779 एनजीओ के जो एफसीआरए लाइसेंसेस हैं, इनको रिन्यू नहीं किया गया सरकार के द्वारा। सरकार ने बोला कि हमारे पास तो एप्लीकेशन ही नहीं आई। 179 179 एफसीआरए लाइसेंसेस को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। तो मतलब एनजीओ के लिए बाहर से पैसा मंगा पाना थोड़ा मुश्किल हो गया। और सरकार का लॉजिक भी पूरी तरीके से गलत नहीं है। ये एनजीओ बहुत हद तक, सारे तो नहीं भाई, लेकिन कुछ एनजीओ बहुत हद तक एंटी इंडिया पॉलिसीज में लगे हुए थे, बाहर के पैसे के बेसिस पे इंडिया के अंदर डेवलपमेंट ना हो पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर ना डेवलप हो पाए, इंडियन सरकार पॉलिसीज ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट ना कर पाए, इसके लिए ऑर्गेनाइज तरीके से एनजीओ ग्राउंड लेवल पे लोगों को भड़काते थे, मूवमेंट्स लीड करवाते थे, इसलिए इनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना जरूरी था। हालांकि यह बात भी सच है कि इनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के चलते जो एनजीओ सच में एक बिनाइन ऑब्जेक्टिव से काम कर रहे थे, उनके सामने भी कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। जीएस पेपर टू, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट में न्यूज काम आएगी। फिर इस न्यूज को मैंने सुबह के एडिटोरियल में बताया था। केंद्र की सरकार ने लगभग 87,000 करोड़, 86,912 करोड़ रुपीस, जो कि जीएसटी ड्यूज थे, स्टेट्स को रिलीज किए। देखिए जो पिछली पेमेंट गई थी सरकार की तरफ से, वो किस लिए गई, वो कब गई थी? अप्रैल 2021 से नवंबर 2021, ये 8 महीने का टाइम पीरियड, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इसकी पेमेंट सरकार कर चुकी थी। अब दिसंबर 2021 से पेमेंट पेंडिंग थी। तो दिसंबर 2021, जनवरी 2021, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 1 2 3 4 5 6 महीने की जो पेमेंट है 87,000 करोड़ की, इसको और यहां पे केंद्र की सरकार ने एज अ जीएसटी ड्यूज राज्य की सरकार को रिलीज कर दिया है। अच्छी बात यहां पे ये नजर आ रही है कि जो जीएसटी कंपनसेशन फंड था, उसमें केंद्र के पास केवल 25 करोड़ रुपया था। तो बाकी केंद्र की सरकार ने अपने अकाउंट से पैसा निकाला लगभग 62,000 करोड़, और टोटल 87,000 करोड़ की जो पेमेंट थी यहां पे रिलीज कर दी गई है राज्य की सरकारों को। अगर देखा जाए तो जो जीएसटी कंपनसेशन सेस के अंदर पैसा आता है वो इनफ नहीं है राज्य की सरकारों को पैसा देने के लिए। इसलिए मार्च 2026 तक जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा, और उससे केंद्र की सरकार ने जो मार्केट से उधार उठाया, जैसे 2020-21 में केंद्र की सरकार ने 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार उठाए, 2021-22 में 1.59 लाख, 1.59 लाख, लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए उधार उठाए। क्यों? ताकि जीएसटी कंपनसेशन सेस राज्य की सरकारों को पे किए जा सके। तो अब ये पैसा चुकाना भी तो है ना, अगर सरकार ने उधार उठाया तो पैसा कैसे चुकाया जाएगा? तो जो कंपनसेशन सेस में पैसा आएगा उससे चुकाया जाएगा। समझ गया? तो इस बार भी
25,000 करोड़ थे जीएसटी कंपनसेशन सेस में। टोटल 87,000 करोड़ की जो पेमेंट है वो राज्य की सरकारों को रिलीज कर दी गई। मई 2022 तक का अकाउंट पूरा कर दिया गया है। सिर्फ जून 2022 का अकाउंट बचा है। 2022 तक ही आप कह लो, 2017 से 2022 तक ही ये पेमेंट केंद्र की सरकार के द्वारा राज्य की सरकार को दी जानी चाहिए थी। तो अब ऑलमोस्ट ये जो जीएसटी कंपनसेशन सेस देना था केंद्र की सरकार को राज्य की सरकारों को, ये खत्म होने के कगार पे। हालांकि अभी इसके ऊपर बहस चलेगी कि हाँ भाई, इस जीएसटी कंपनसेशन सेस के टाइम पीरियड को अब बढ़ा दीजिए, बढ़ाया जाता है नहीं बढ़ाया जाता है, वो एक अलग बात है। तेलंगाना की तरफ से यहाँ पे क्वेरी उठाई गई। तेलंगाना ने बोला है कि भाई हमें जो पैसा दिया गया, मतलब तेलंगाना की सरकार को जो पैसा दिया गया लगभग 296 करोड़, ये कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी के ऊपर तेलंगाना की सरकार सवाल उठा रही है। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस वो बाद में रिलीज करेंगे। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में न्यूज आपको काम आएगी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फर्स्ट इंडिजीनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने की बात की। कहां से? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को। वैसे मैं बता दूं कि ये जो आस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ना, इसको बनाया किसने? इसकी टेक्नोलॉजी बनाई है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। और डीआरडीओ ने यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बीडीएल को, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को। क्योंकि देखिए, डीआरडीओ एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैब है। डीआरडीओ ग्राउंड लेवल पे चीजें मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, प्रोटोटाइप बनाता है। एक मिसाइल बनाएगा, दो मिसाइल बनाएगा और उसके बाद उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा किसी कंपनी को। आस्त्रा के केस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई बीडीएल को, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यहां पे ग्राउंड लेवल पे आस्त्रा MKI मिसाइल बना रहा है। और इस मिसाइल का भारत सरकार ने 2971 करोड़ का टेंडर निकाला है। इसमें मिसाइल्स और उसके साथ साथ उनका एसोसिएटेड इक्विपमेंट, मतलब मिसाइल को लॉन्च करने के लिए जो लॉन्च पैड होता है और जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं, इसके लिए 2,971 करोड़ रुपए खर्च करेगी भारत सरकार। और ये मिसाइलें इंडियन एयरफोर्स को भी दी जाएंगी और भारतीय नेवी को भी दी जाएंगी। अभी के लिए अगर आप देखो तो जुलाई 2020 में भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हेड कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि हम 248 आस्त्रा MK1 मिसाइल खरीदेंगे, जिसमें 200 एयरफोर्स के लिए होंगी, 48 नेवी के लिए होंगी। ये जो पर्टिकुलर मिसाइल्स आएंगी एयरफोर्स के लिए, इनको सुको 30 MK1 फाइटर एयरक्राफ्ट पे लगाया जाएगा। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो हमारा तेजस, उसके ऊपर लगाया जाएगा। MiG-29 के एयरक्राफ्ट के ऊपर भी लगाया जाएगा। और जो नेवी में इक्विपमेंट्स है वहां पे भी इन मिसाइल्स को लगाया जाएगा। नेवी पे जो एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड है वहां पे भी इन मिसाइल्स को लगाया जाएगा। और इन मिसाइल्स की टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ये जो अस्त्रा एक ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल एक्टिव रेडार होमिंग एयर टू एयर मिसाइल है, डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। एयर टू एयर मिसाइल है ये, ठीक है ना। तो इसको बीडीएल में बनाया जा रहा है। बीडीएल में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेस्टिंग फैसिलिटीज ऑलरेडी इसके लिए डेवलप कर ली गई हैं। इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। और पता है, इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग के साथ बहुत सारी एंसिलरी एमएसएमईज भी जुड़ी हुई हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। मतलब इस पर्टिकुलर मिसाइल को बनाने के लिए छोटे छोटे जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो आसपास की चलने वाली एमएसएमईज देंगे। ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है वो शॉर्ट रेंज में 10 किलोमीटर तक के टारगेट्स को भी मार सकती है और लॉन्ग रेंज में 110 किलोमीटर तक के टारगेट्स को भी मार सकती है। तो ये भाई ओवरऑल आस्त्रा के रिस्पेक्ट में एक इंफॉर्मेशन थी। कुछ और टेक्निकल डिटेल्स दी हुई आस्त्रा के रिस्पेक्ट में, उतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। तो अभी के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के पास लगभग 3,000 करोड़ का ऑर्डर गया है आस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स का। और आप कह सकते हो कि ये मिसाइल्स नेवी के द्वारा भी इस्तेमाल की जाएंगी, एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाएंगी। नेवी के जहाजों पे भी जो हमारे एयरफोर्स के प्लेन खड़े होते हैं वहां पे इन मिसाइलों को अफेक्स किया जाएगा। जीएस पेपर 3 डिफेंस में न्यूज आपको काम आएगी। तो यहाँ पे आज इतना ही था भाई करंट अफेयर्स में। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा दोस्तों। आप अपनी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको इन टॉपिक्स के बारे में है वो भी नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। कल की डेट में वन लाइनर करंट अफेयर्स इसलिए नहीं आया था क्योंकि विनी सर की थोड़ी सी तबियत खराब थी। तो जैसे विनी सर फिट एंड फाइन हो जाएंगे वो आपके लिए वीडियोस ले आएंगे। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते